ओके, सो टुडे वी आर गोइंग टू डू द पार्ट 3 ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। तो उसका पार्ट 1 और पार्ट 2 का वीडियो दोनों अपलोड हो चुका है, तो आप लोग देख लीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा चैनल को, नोटिफिकेशन भी कर देगा। हम लोग ने कुछ दिया नहीं है मैसेज, पर कर दीजिएगा, ठीक है। अपने सब फ्रेंड्स लोगों को शेयर कर देना, मतलब ऐश करो, ऐश मौज करो, मौज फ्री में दे रहे सर वीडियो, मौज करो। तो कौन सा तो आया आजकल वो मीम, क्या मौज हो गई क्या बोलते बेटे मौज कर दी। मौज कर दी। मौज कर दी, मौज या मौज कर दी पार्ट 3। तो हम लोग कल यहाँ तक पढ़े थे, वी हैव रेड अप टू हियर, नाउ द वर्ल्ड वॉर बिगिंस। ओके, ऑल द पबजी गाइस गेट रेडी, पबजी बिगिंस। चलो प्रिया रीड। The जाओ World War प्रत्येक जाके गन begins. कलेक्ट करो। चलो पबजी, प्रिया रीड, नो मोर डिस्टर्बेंस। ओके। The World War begins. Austria declared war on Serbia on 28 July 1940. Russia mobilized her troops to defend Serbia and warned Austria of the consequences. Germany declared war on Russia on August 1 and on France on 3rd August. तो ये अगर आप लोग को वो मैप याद है, ठीक है, कि मैं फिर से ड्रॉ करूं आप लोगों से, मैं रफ बना दे रहा हूँ। यू नो दिस वाज जर्मनी, इसके नीचे था ऑस्ट्रिया हंगरी, और यहाँ पे था सर्बिया, ठीक है। दिस इज समवेयर रशिया वाज हियर, फ्रांस इज हियर, और यहाँ पर बल्गेरिया, और यहाँ पर हम लोग का ग्रेट ब्रिटेन, ठीक है। तो एक्चुअली द वॉर इज बिटवीन, बल्गेरिया नीचे था सर्बिया के पास सर। हाँ। बल्गेरिया सर्बिया के पास अच्छा नीचे हाँ, था। बल्गेरिया यहाँ पे ना, समवेयर यहाँ बेल्जियम था। हाँ, यहाँ बेल्जियम है, बेल्जियम राइट, बेल्जियम इज हियर। ओके, तो एक्चुअली द वॉर स्टार्ट्स हियर, ठीक है। सर्बिया अटैक ऑस्ट्रिया, थ्रेटेंड टू अटैक सर्बिया। इसको बचाने कौन आया? रशिया। रशिया बोला हम तुमको अटैक करेंगे। तो इसको किसने अटैक कर दिया? जर्मनी ने। लेकिन जर्मनी बाबू ने दोनों को अटैक कर दिया, फ्रांस को भी और इसको रशिया को भी। देख रहा था, देख रहा, पबजी खेल रहा है, ये लोग ही खेल रहा है पबजी, दोनों तरफ से अटैक कर रहे हैं, ठीक है। सैंडविच। चलो, तो Great Britain declared war on Germany on 4th August when the Germany army invaded Belgium, whose neutrality had been guaranteed by England. तो बेल्जियम को यहाँ पर अटैक करने के लिए जर्मनी आया, तो उसको बचाने के लिए इंग्लैंड आया। अंडरस्टूड? तुम लोग को मैंने 2-3 बार समझा दिया, अगर नहीं समझ में आ रहा तो प्लीज वीडियो नंबर 1, वीडियो नंबर 2 देख लेना, उसमें ये पूरा समझ में आ जाएगा। चलो आगे। All the five powers, Austria, Germany, Russia, France, and Britain, who joined in the hostilities on claim of fulfilling their obligation, made it a world war. So World Turkey War and was Bulgaria. not the reason of one country or two countries. Actually, all the major power were involved in it. Austria, Germany, Russia, France, and Britain. They were like the super wrestlers of those times, the super power of those times. Okay. US इसमें नहीं आया अभी तक, खाली एक ही सुपर पावर नहीं है, US नहीं है यहाँ पे, but US also will join the war later. इसी के लिए हम लोग इसको वर्ल्ड वॉर बोलते हैं, because the major countries of the world got involved into this. Understood? Yes, sir. चलो। Turkey and Bulgaria joined the side of Germany. Italy left the Triple Alliance and joined the war against Germany. Now, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। Hungary in इटली 1950. had actually switched sides. इटली ने अपना साइड चेंज कर लिया, ठीक है। पहले वो जर्मनी लोग की टीम में था, बाद में पता नहीं क्या उसके मन में आया और वो अपना साइड्स को स्विच कर लिया, एंड ही जॉइंड द लेफ्ट द ट्रिपल अलायंस एंड जॉइंड द वॉर अगेंस्ट जर्मनी एंड ऑस्ट्रिया। इसी के लिए बाद में सर व्हिच वन वाज स्ट्रॉन्गर सर, मतलब एज सच? देखो, जर्मनी उस टाइम बहुत स्ट्रांग था, जर्मनी वाज वेरी स्ट्रांग, दैट इज व्हाई दे एक्चुअली स्टार्टेड वॉर ऑन द बोथ फ्रंट। ओवर कॉन्फिडेंस भी था उन लोगों को, ठीक है, बट जर्मनी वाज स्ट्रांग आल्सो, दे वर बेटर ट्रेन्ड, ठीक है। उनके कमांडर्स जो थे वो बेटर थे, उनका माने उनके पास नहीं सर, मतलब दो ग्रुप्स बने थे सर, उनमें से कौन सा ग्रुप स्ट्रांगेस्ट था? You can't say that, like both were equal, लेकिन I think Germany had an upper hand, ठीक है, Germany and Austria had an upper hand, ठीक है। But because of the entry of US, अगर जो हम लोग आगे देखेंगे कि इस वॉर में भी जर्मनी वाज एक्चुअली विनिंग, लेकिन जब यूएस का एंट्री हुआ तो सारा जो बैलेंस है वो डिसबैलेंस हो गया एक्चुअली देन दे स्टार्टेड फेवरिंग द दिस गाइस अलायंस। ओके सॉरी, एंटेंटे को फिर वो लोग फेवर्स का, माने फ्रांस का जो इंग्लैंड का जो टीम है उसको वो लोग फेवर करना चालू कर दिया बाद में, विद द कमिंग ऑफ अमेरिका। जब तक अमेरिका नहीं था, जर्मनी माने अलायंस जो था वो लोग जीत रहा था। समझ में आ रहा बात को? Yes, sir. यस सर। लेकिन वॉर में क्या है ना बेटा, वॉर में आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कभी भी। वन रॉन्ग मूव, वन मिस्टेक कैन पूरा 360 डिग्री टर्न ऑफ द वॉर, इट कैन टर्न द वॉर ऑन हिज हेड। समझ में? तो आप कभी भी नहीं बोल सकते जब तक वॉर एंड नहीं होता, यू कांट से क्या। वैसे तो वॉर में कोई जीतता ही नहीं है, सभी को नुकसान ही होता है, ठीक है। द कोर्स ऑफ द वॉर पढ़ो। The course of the war.
The Great War was fought on all the three continents, causing heavy toll of lives and large-scale destruction. Now the Western Front. जर्मनी का Western वेस्टर्न Front. फ्रंट में कौन है? अगर हम लोग ऐसा देखेंगे तो जर्मनी के वेस्ट में कौन था? फ्रांस। फ्रांस। चलो फ्रांस। देखो यहाँ पे लिखा भी है फॉर अबाउट 3 years, है ना, हम लोग तुमको बता रहे थे स्टार्टिंग में, विदाउट द कमिंग, जब तक अमेरिका ने वॉर ज्वाइन नहीं किया था, फॉर अबाउट 3 years द स्केल्स ऑफ वॉर वर टिल्टेड इन जर्मनीज फेवर। अंडरस्टूड प्रत्यक्ष? यस सर। सर एक चीज है कि वॉर में एक लाभ तो होगा ही ना सर, मतलब सपोज 2 कंट्रीज का वॉर होता है तो एक कंट्री को दूसरे कंट्री का एरिया कैप्चर करने को मिलता है पार्शियली और कंप्लीटली। हाँ हाँ, ये बात तो सही है, बट जो कंट्री, जैसे फॉर एग्जांपल जो कंट्री तुमको कैप्चर करने मिलेगा भी, वो लोग तो अपना कंट्री को डिस्ट्रॉय करके चला जाता है। यू नो व्हाट हैपेंस इन वॉर? सपोज कर लो अगर पीछे से मेरा एनिमी मेरे को कैप्चर कर रहा है एंड मेरे को ऐसा लग रहा है कि आई वोंट सर्वाइव द बैटल, तो हम लोग क्या करते हैं ना, अपना सारा स्टैंडिंग क्रॉप डिस्ट्रॉय कर देते हैं, सारा घर डिस्ट्रॉय कर देते हैं, खुद ही अपने घरों में आग लगा के भाग जाते हैं, बिकॉज वी डोंट वांट टू गिव एनी एडवांटेज टू द एनिमीज। ठीक है, और उसके बाद जितना वहां पे कितना माने ये जो होता है, जो बॉम्ब ब्लास्ट होते हैं और जितना आजकल तो जितना माने डिवास्टेशन होता है, इट इज नॉट गुड, यू नो, रिसोर्सेज बचेगा ही नहीं तो आप यूज क्या करोगे? इनफैक्ट जितने भी वॉर हुए ना, दैट हैड मेड कंट्रीज वीकर। पहले के जमाने का नहीं था, पहले के जमाने में तो लड़ाई होता था विद द सोर्ड्स, विद द बो एंड एरो, विद द बैम्बू स्टिक्स, इससे लड़ाई होता है, रेसलिंग होता था, यानी ह्यूमन लोग फिजिकली लड़ते थे। उसमें क्या, अगर आपने किसी को मार भी दिया तो आप उसको टेक ओवर कर सकते हो, इतना कुछ डिस्ट्रक्शन नहीं होता था। अभी तो अगर एटम बम गिरा देगा तो तुम, अगर सपोज कर लो एक कंट्री पे एटम बम गिरा दिया, उसके बाद अगर तुम अपना पब्लिक को तो बोलेगा कि उसका वहां जाके रहो, तो उनकी पब्लिक और मरेगी। हम्म। तो क्या फायदा होगा फिर? Yes, sir. कोई फायदा नहीं है, यूजलेस ही है वो। आज के डेट में अगर इंडिया एंड चाइना, मैं तुमको बता रहा हूं, इंडिया चाइना गोज टू वॉर, बोथ इंडिया एंड चाइना नोज दैट दे विल गो 50 years बैक, मोर देन 50 years बैक। तो इतनी मेहनत करके वो जो अपना इकोनॉमी को आगे लेकर आए हैं, और अगर वो लोग वॉर करेंगे तो दोनों ही पीछे चले जाएंगे, तो कोई फायदा नहीं है। तो आजकल खाली शो ऑफ ही होता रहता है, खाली फ्लॉन्ट ही होता रहता है, खाली ड्रिल्स होते रहते हैं, उसका वीडियो बन जाता है, प्रोपेगेंडा वीडियो, हम ऐसा कर सकते हैं, हम वैसा कर सकते हैं। टेस्टिंग तो होता ही नहीं है, कभी कोई कंट्री वॉर में आता ही नहीं है, नहीं समझा आपको? क्योंकि वॉर अगर सर, होगा एंड यूएन इज आल्सो प्लेइंग अ रोल, राइट सर, कि वॉर ना हो तो if people decide to fight, then what will UN do? UN can only urge ना। UN के मना करने के बाद भी तो लोग न्यूक्लियर टेस्टिंग किए ही हैं, UN के मना करने के बाद भी तो चाइना आके हम लोग का लैंड के ऊपर कब्जा किया ही है ना। तो UN के पास तो ठीक है, बट इफ आई वांट टू गो टू वॉर, nobody can stop me. I am a sovereign country, right? Yes, sir. Yes, sir. क्या करेगा? मेरे को ऊपर बोल देगा, बैन लगा देगा, और क्या कर सकता है ना? मेरे साथ जो ट्रीटीज है, मेरा लोन बंद करा देगा, मेरे ऊपर बैन लगा देगा। लेकिन बैन लगाने के बाद अगर मैंने जाके एटम बम फोड़ दिया तो लगा लो बैन, यूएन के ऊपर ही गिरा दूंगा एटम बम, आप कर लो। तो वो नहीं है, लेकिन कोई भी कंट्री वॉर पे जाएगा नहीं। नोबडी इज स्टूपिड नाउडेज, एवरीबॉडी नोज, वेदर इट्स अमेरिका, वेदर इट्स चाइना, वेदर इट्स इंडिया। डिप्लोमेसी बेस्ट है। अरे सपोज कर लो इंडिया, सपोज आई एम टेलिंग यू, इंडिया गोज टू वॉर विद पाकिस्तान, ठीक है, तो हम लोग का जो मेजर इकोनॉमी है वो तो वेस्टर्न फ्रंट से ही आता है ना। हम लोग का सबसे प्रोडक्टिव स्टेट पंजाब हरियाणा है, राइट, और हम लोग का गुजरात इज आल्सो वन ऑफ द मोस्ट इंडस्ट्रियलाइज्ड एरिया। तो हम लोग अपना जानबूझ के, जो हम लोग का वेस्टर्न हाफ है, जो कि हम लोग के लिए बहुत इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग है, उसको हम थोड़ी ना वॉर में भेजेंगे। अगर हमारा वेस्टर्न, समझ करो हरियाणा, बॉम्बे, पंजाब एंड गुजरात अगर अफेक्टेड होता है, तो हमारा इकोनॉमी भी इफेक्ट होगा ना। और सिमिलरली पाकिस्तान का भी जो कराची है, जो उनका इस्लामाबाद है, जो पोर्ट सिटी है, उनका जो मेन सिटीज है, वो भी हमारे रेंज में ही है। तो वो लोग भी वॉर करना नहीं चाहेंगे, उनको भी पता है इंडिया अगर करेगा तो उनका मेजर सिटीज खराब होगा। तो व्हाई वी शुड गो फॉर वॉर? इतना मुश्किल से तो इकोनॉमी ठीक कर रहे हैं। तो थ्रेटरिंग चलता रहता है, मिनी वॉर्स होते रहते हैं, ये सब थर्ड प्लेयर जो होते हैं वो सब आते रहते हैं, नॉन स्टेट प्लेयर्स है वो आते रहते हैं, वो लोग अपना टेररिज्म चलता रहता है सब। बट नो कंट्री, नो प्रैक्टिकली फिजिबल गवर्नमेंट विल गो टू वॉर नाउडेज, बिकॉज इट इज टू डिस्ट्रक्टिव। समझ में आया? तुम देखो, तुमको पता है ये वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 के पहले ब्रिटेन का जो पोजीशन था वर्ल्ड में बहुत अच्छा था। ब्रिटेन में द सुपर पावर बिफोर वर्ल्ड वॉर 1, ठीक है, एंड वर्ल्ड वॉर 2 के बाद तो उनको इंडिया से भी हाथ धोना पड़ गया, है ना। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद क्या हुआ? अमेरिका सुपर पावर बन गया और उसने ब्रिटेन को फोर्स किया कि उसको सारी बड़ी बड़ी अपनी जितना भी उसने ये बना के रखा था कॉलोनीज छोड़नी पड़ेगी, इंक्लूडिंग इंडिया। तो छोड़ा ना उसने बेचारे ने, इनडायरेक्टली मैंने प्रेशर तो बनाया अमेरिका ने। आज इंडिया जो इंडिपेंडेंस मिला है, वन ऑफ द रीजन इज सेकंड वर्ल्ड वॉर। तो सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद ब्रिटेन जीता,
लेकिन हारा। है कि नहीं? तुम सोचो क्यों ब्रिटेन, Yes. तो सेकंड वर्ल्ड वॉर तो ब्रिटेन जीता ही था ना, जर्मनी लॉस्ट, हाँ। ब्रिटेन वन ना, देन व्हाई डिड इट लेफ्ट इंडिया एंड ऑल? फिर इंडिया को आजादी क्यों दिया उसने? सर पावर क्योंकि उन लोग सारा अपना रिसोर्सेज यूज कर लिया था, तो वो लोग बहुत ज्यादा कमजोर हो गया था वीक थे वो Exactly. लोग। कंपेयर तो टू उन अदर लोग ने कंट्री। जीतने के बाद भी वो लोग हारे ही हैं। वो लोग जीत के भी अगर वो लोग वॉर पे नहीं जाते तो हो सकता है इंडिया को और 50 इयर्स वो लोग गुलाम रखता, एंड जितना भी जो एडजॉइनिंग एरियाज है उसको। तो वॉर में जाके कोई फायदा नहीं है, तो लोग बहुत डेस्परेट सिचुएशन हो जाएगा ना, माने जब एवरीथिंग इज गोइंग, कोई पागल कोई हो जाए, जैसे हमारा ये नॉर्थ कोरिया का किम जोन है, ये पागल ही है कोई, ये पागल अगर कोई हाँ। आके सामने से मार देगा तब तो डिफेंड करना पड़ेगा, तभी वॉर होगा, वरना कोई भी जो लॉजिकल आदमी है, प्रैक्टिकल आदमी है, जिसको पता है वो वॉर नहीं कराएगा। समझ में आ रहा बात को? हाँ। तो यहाँ पर भी फॉर वो भी अबाउट आज 3 के years, इक्विपमेंट के साथ तो लॉस ही okay, now बहुत let's move ज्यादा। forward. For about 3 years the scale of war went tilted in Germany's favor. The German army could reach up to Marne river and only 15 miles from Paris. Almost Germany ने पेरिस के पास पहुंच गए थे. But the Anglo-French armies succeeded in checking the honors of the German armies. For the first time Britain used tanks, which became a major weapon in the war. Tanks में और कैनन में क्या फर्क होता है? कैनन जो होती है वो फिक्स होती है, टैंक्स हाँ दे आर Sir, मोबिल। टैंक्स आप उसको गाड़ी पर, मूवेबल है। माने कैनन्स ऑन कार, माने अगर आप कैनन को किसी गाड़ी पे रख देंगे तो वो टैंक हो जाएगा। ठीक है। जर्मनी ने एक नया चीज भी डेवलप किया था उस टाइम, जर्मनी लॉन्च सबमरीन वॉरफेयर, दिस वाज न्यू उस जमाने का। ठीक है। और उन्होंने अपना इसको अगेंस्ट ब्रिटेन, दे कॉल्ड देयर अंडर सी बोट यू बोट, इन्होंने नाम दिया था यू बोट। ठीक है। ब्रिटेन्स न्यूएस्ट एंड फास्टेस्ट अटलांटिक लायन लुसितानिया हैड सेल्ड फ्रॉम न्यूयॉर्क फॉर लिवरपूल। ये देखो ब्लंडर, यहाँ पे ब्लंडर किया। जर्मनी वाज वेरी हैप्पी कि उसने एक तो क्या नाम है सबमरीन बनाया है। अब उसको मन करा टेस्टिंग का करूं, टेस्टिंग का करूं, टेस्टिंग का करूं, किसको मारूं, किसको मारूं, किसको मारूं, है ना? जैसे Okay, अगर sir. तुम लोग होली के दिन में होता है ना, तुम लोग के हाथ में बलून आ जाता है, वाटर बलून, फिर किस पे मारूं, किस पे मारूं, कोई नहीं दिखता तो अपने आप को ही मार लेता है। बोर हो रहा है, अपने फ्रेंड पे ही मार दिया, बगल वाले पे। ठीक है। तो जर्मनी भी वैसे ही थोड़ा क्यूरियस हो गया, किस पे मारूं, किस पे मारूं, किस पे मारूं। तो ब्रिटेन का एक तो न्यूएस्ट माने नया और फास्ट अटलांटिक लाइनर था, माने पैसेंजर शिप था, जिसका नाम था लुसिटानिया, हैड सेल्ड फ्रॉम न्यूयॉर्क फॉर लिवरपूल। वो न्यूयॉर्क से लिवरपूल की तरफ आ रहा था, माने अमेरिका से इंग्लैंड की तरफ आ रहा था। ठीक है। उसके अंदर में बहुत सारे अमेरिकन थे और यूरोपियन पैसेंजर्स थे। A few miles off the Irish coast, she was struck by a torpedo. Torpedo माने बॉम्ब जो सबमरीन फायर करती टॉर्पीडो। है। हाँ। ठीक है। Torpedoes जो होते हैं। समर यू बोट, माने जर्मनी का देखो, बोलता है ना, एक तो हम लोग हिंदी में कहानी है ना, बैठा कुत्ता को लात नहीं मारना चाहिए। तो अमेरिका बोल रहा था हमको कुछ नहीं लेना तुमसे, तुम लड़ो, तुम मरो, हमको कोई मतलब नहीं है। लेकिन जानबूझ के उन्होंने उस बोट को बम मारा अपना टेस्टिंग करने के लिए, और उसके अंदर आयरनी क्या था, उसके अंदर अमेरिकन भी थे, तो अमेरिकन भी मर गए। और अमेरिका का एक हिस्ट्री रहा है कि अगर आप किसी भी अमेरिकन को मारोगे एनीवेयर इन द वर्ल्ड, ये अमेरिका से सीखना चाहिए। मतलब अमेरिकन सिटीजन जो हैं पूरे वर्ल्ड में ये फ्लॉन्ट करते हैं कि तुम हाथ लगा के तो दिखा, देखो रिपरकशन अमेरिका बताएगा। तो एक तो ऐसा डर है सबको कि कोई भी अमेरिकन सिटीजन को टच नहीं करता है। तो मालूम है अगर सपोज करो कोई अमेरिकन को इंडिया में किडनैप कर लेगा तो पूरा अमेरिका आ जाएगा उसको बचाने के लिए, माने दे विल पुट इनॉर्मस अमाउंट ऑफ प्रेशर। ये अमेरिका का खासियत है जो सीखना चाहिए। तो वहां पर जब उन्होंने अमेरिकन के बोट को मार दिया तो ऑब्वियसली दे गॉट डिसअपॉइंटेड एंड दे गॉट वेरी एंग्री, और उन्होंने बोला ओके नाउ आई शो जर्मनी कि हम क्या है, एंड दिस वाज अ बिग ब्लंडर, उनको करना ही नहीं चाहिए। अगर अमेरिका नहीं आता वॉर में तो जर्मनी वाज विनिंग इट लाइक फ्री हैंड, आराम से जीत रहा था वो लोग। ठीक है, हैंड्स डाउन जीत रहा था वो लोग। It was sunk in a matter of जग minutes, लहरा taking दिया। all the passenger to the bottom of the sea. The people of the United States were extremely shocked, obviously. America looked offended, and on 6th April 1970, she declared war on Germany. This placed at the disposal of the Allies Americans huge resource both in men and money. अब तुम अगर वॉर में अमेरिका को लाएगा तो तुमको पैसा भी मिलेगा, तुमको आर्मी भी मिलेगा, तुमको वेपन्स भी मिलेगा, सब कुछ मिलेगा, बिकॉज अमेरिका बहुत पावरफुल है कि नहीं? चीफ सैटल ने क्या बोला था कि अगर हमारा अमेरिका हमको साथ देगा तो हम लोग छोटे छोटे जितने भी ट्राइब्स हैं उन पे भारी पड़ेंगे ना, सिम्सियंस और जितने भी हैं सब पे हम लोग भारी पड़ेंगे। तो अमेरिका इज अ ह्यूज पावर, अमेरिका जिसकी तरफ बैठ जाएगा वो साइड जीत जाएगा, है कि नहीं? Yes, हाँ। sir. तो ये कितना बड़ा उसकी बेवकूफी था। condition है। और किसके लिए किया बेवकूफी लोग ने? खाली उन लोग को अपना सबमरीन Testing का के वो लिए। टेस्ट करना था। बताइए, कोई मजाक कर रहे हैं ना? ओवर कॉन्फिडेंस, दोनों बार जर्मनी ओवर कॉन्फिडेंस मरा। उस टाइम हिटलर का ओवर कॉन्फिडेंस और यहाँ पर ये वाला ओवर कॉन्फिडेंस के कारण मरा, वरना दोनों बैटल इतना जर्मनी पावर जीता। था तो पता है ओवर कॉन्फिडेंस होगा ही।
सर जर्मनी जो शिप को डुबाया वो वॉरशिप नहीं था। नहीं, इट वाज अ नहीं, पैसेंजर पैसेंजर शिप था। बताइए, उसको ही मार दिया, उसको टेस्टिंग करना था। पैसेंजर शिप पे क्यों, मतलब वो अरे नहीं तो- समझा यार, नया नया तुमको हम बंदूक देंगे, तुम भी 2-3 को गोली मार देगा, देखने चलता है कि नहीं। चलो प्रिया पढ़ो ईस्टर्न फ्रंट। The Eastern Front. The Eastern Front lay from the Baltic to the Black Sea. The Russians had now to fight on two fronts because they were fighting against Germany as well as Austria-Hungary. Germany and Austria captured the Russian territories like Courland, Livonia, and Estonia. Until the end of the war, these places remained under German domination. In 1916, Germany captured Bucharest, the capital of Romania, and also occupied two-thirds of that country. By capturing Romania, Germany received kerosene, petrol, and grain in abundance. दिस इज व्हाट प्रत्यक्ष वाज टॉकिंग अबाउट। अगर आप किसी कंट्री को, जैसे पहले के राजा लोग भी करते थे, अभी भी अगर आप किसी अच्छा रिसोर्सफुल कंट्री को गेन करोगे, और आपको लेकिन बहुत जल्दी अटैक करना पड़ेगा, माने इससे पहले कि वो लोग डिस्ट्रॉय कर दे, आपको कब्जा कर लेना पड़ेगा। तो जर्मनी ने रोमानिया पे कब्जा किया, तो उनको कैरोसिन मिल गया, पेट्रोल मिल गया, ग्रेन्स मिल गए। ये बहुत अच्छी बात है, ग्रेन चाहिए, खाना चाहिए ना, सोल्जर लोग क्या खाएंगे, तो उनको तो लॉटरी लग गया। दिस इज लाइक अ लॉटरी, ठीक है। तो दे बिकेम स्ट्रॉन्गर। चलो टर्की। Turkey and Germany were friends but not allies. In November 1914, Germany secured the support of Turkey against her enemies in the war. The British army defeated the Turkish army in Beersheba and captured Syria and Palestine. Later, सर the army एक डाउट है, क्या हुआ बोलो? अलाय और फ्रेंड्स में क्या फर्क है सर? अलाइज का मतलब होता है लाइक वॉर में पार्टनर, ठीक है। लाइक जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया इज एन अलाई ऑफ इजराइल, बट इंडिया इज अ फ्रेंड ऑफ इजराइल बट नॉट अ अलाई। माने जब पैलेस्टीन और इजराइल का बैटल हो रहा है, तो इंडिया इज नॉट गिविंग डायरेक्ट सपोर्ट, ठीक है। हम लोग फ्रेंड है, बट वी आर नॉट अलाइज इन द वॉर, हम लोग वॉर में सपोर्ट नहीं कर रहे। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में टर्की वो एक्चुअली, ठीक है, फ्रेंड था, लेकिन अलाई नहीं था। तुम देखा होगा जब पहले अपन पढ़ रहे थे उसमें, तो बल्कन्स में जो सर्बिया ने टर्की पे अटैक किया था, तब पहले कोई कुछ नहीं बोला, है ना, क्योंकि वो उन लोग के संग इतना कुछ वो नहीं था, उन लोग के लिए हम वॉर पे नहीं जाएंगे। ओके, चलो अब यहाँ पर क्या हो रहा है, अब आस्ते आस्ते पैकअप होना चालू हो गया, ठीक है। टर्की सरेंडर कर गया, सबसे पहला एक विकेट डाउन हो गया यहाँ पे, टर्की इज डाउन। वैसे भी टर्की का कोई बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस नहीं था, टर्की कोई मेजर पावर भी नहीं है, बट ब्रिटेन बहुत इजीली टर्की को हरा दिया। तो हम लोग बोल सकते हैं एक विकेट डाउन हो गया अभी जर्मन लोग का, ठीक है। एलाइज का एक विकेट डाउन हो गया, अब आस्ते आस्ते विकेट डाउन चालू हो रहा है, बिकॉज अमेरिका इज इन नाउ। चलो द ट्रीटी ऑफ ब्रेस्ट लिटोवेस्क पढ़ो। The Treaty of Brest-Litovsk. Two important events transformed the war in 1917. One was the entry of United States in the war, and the other was the revolution in Russia. In 1917, the revolution broke out in Russia. Russian government passed into the hands of Bolsheviks, communists. Lenin signed a peace treaty with Germany to mark the ceasing of Russia's hostility towards them. The Treaty of Brest-Litovsk ended the war between Russia and Germany, imposed many terms which were very harsh on Russia. Germany occupied many prosperous and industrial cities of Russia. Russia was obliged to pay Germany an indemnity of 6 billion marks. देखो यहाँ पर ना लीडरशिप काम में आता है। देयर आर टू काइंड्स ऑफ लीडर्स। देखो आर्मी तो सेम ही होती है, ठीक है। एक लीडर होता है जो आर्मी को मोटिवेट करता है, आर्मी को बोलता है लड़ने के लिए, एंड आर्मी अचीव समथिंग व्हिच इज नॉट इवन एक्सपेक्टेड। कमजोर आर्मीज भी बड़े बड़े बैटल जीत जाते हैं, क्योंकि लीडरशिप बहुत इंपॉर्टेंट होती है। फॉर एग्जाम्पल जब इंडिया वर्ल्ड कप 1983 का जीता था, इंडिया वॉज नॉट डेस्टाइन्ड टू विन, इंडिया वॉज नॉट ऑल्सो, किसी को लगा नहीं कि इंडिया जीतेगा, बट द कैप्टनशिप ऑफ कपिल देव जो था उस जमाने में, उनका जो कैप्टनशिप था, उनका जो परफॉर्मेंस था, उसके कारण पूरी टीम बन के खेली एंड वी वन द वर्ल्ड कप। यहाँ पे जर्मनी के जब जर्मनी का पॉलिटिकल जो सिनेरियो चेंज हुआ, तो नए जो लीडर आए वो लोग थोड़े से मेरे ख्याल से डरे हुए थे, वो जर्मनी से उनको डर लगता था, तो उन्होंने बहुत इजीली जर्मनी को विक्ट्री हैंड ओवर कर दिया, माने उन्होंने हार मान ली बेसिकली, ठीक है। तो जर्मनी को यहाँ पे गेन होता हुआ दिख रहा है, ठीक है, जर्मनी इज विनिंग। और उल्टा रशिया से वो लोग शांति भी कर लिए, पीस डील कर लिए, बट रशिया को पैसा देना पड़ा जर्मनी को। तो ये किसके लिए? रशिया की आर्मी तो फिर भी स्ट्रांग होगी, लेकिन उसकी लीडरशिप वीक थी, इसके कारण यहाँ पर जर्मनी को अपर हैंड मिल रहा है। यहाँ पे समझ में आ गया? यहाँ पे नेता का फर्क पड़ता है। इफ योर लीडर्स आर स्ट्रांग, जैसे फॉर एग्जांपल नरेंद्र मोदी, वेरी स्ट्रांग लीडर, वो किसी के सामने झुकेगा नहीं, उसका मेंटालिटी नहीं है झुकने का, तो आर्मी को भी मोटिवेशन मिलता है, और आर्मी भी लड़ती है, पब्लिक भी लड़ती है,
पूरे हम लोग का, जैसे हम लोग के कैप्टन से हम लोग का ताकत होता है ना, अगर हमारा कैप्टन स्ट्रांग Yes, होगा sir. तो हम लोग सब लड़ेंगे। समझ में आ रहा बात को? चलो, द वॉर एंड्स 11 नवंबर 1918, पढ़ो। The war ends 11 November 1918 was the Armistice Day. The entry of USA in the Great War brightened the hope of victory to the Allies. Britain, France, and the United States launched a massive military offense in July 1918. Subsequently, the Germans were pushed back, and the German Emperor Kaiser Wilhelm lost hopes of winning the war. He abdicated the throne and fled to Netherlands. Germany became a republic, and a new government signed the armistice, an agreement to stop fighting on 11 November 1918 to mark their surrender to the Allies. अब काइजर Thus, the विल्हेम Great जो था War came. वो भी फाइटर था, ठीक है, लेकिन जब उसको लगा कि अब हमको मार देगा, ये लोग शूट कर देगा, तो वो अपना थ्रोन छोड़ के भाग गया, ठीक है, ही जस्ट एब्डिक्टेड माने सर ही नेदरलैंड्स तो अमेरिका में ही, हाँ, नेदरलैंड नेदरलैंड्स आई हॉलैंड, थिंक अमेरिका में है। नहीं नहीं, इट्स हॉलैंड, कैसे Okay, अमेरिका में? okay. नहीं नहीं, हाँ, तो वो तो साउथ अमेरिका में, ठीक है, तो माने वो वहां से भाग गया, ठीक है, वो वहां से भाग गया। उसके बाद की जो सरकार आई, दे वे अगेन कावर्ड्स, तो बोला नहीं लड़ना हम लोग को, और वो लोग सरेंडर कर दिया। और जब माने देखो, जर्मनी जब वो था, काइजर विल्हेम था तो फाइट था, जब वो लीडर चला गया फाइट खत्म हो गया, तो पीस ट्रीटी साइन हो गया, और जर्मनी को काफी नुकसान हुआ, एंड जर्मनी हैड टू पे हेवीली फॉर दिस, बहुत ज्यादा। सेकेंड वर्ल्ड वॉर का एक और रीजन ये था कि उन्होंने जर्मनी को बहुत ज्यादा पिनलाइज किया। आप किसी को जब हद से ज्यादा पिनलाइज करते हो ना, तब भी उसके अंदर का रिबेल जाग जाता है। ये लोग ने तो पूरा जर्मनी को लूट लिया, एकदम बोलता है पूरा सक कर दिया उसको पूरा एकदम से, समझ में आ रहा है? तो इसी के लिए जो हिटलर है उसको बहुत गुस्सा आया, और हिटलर का गुस्सा के आरण का कारण ही था द ट्रीटी ऑफ वर्साइलेस जो 1919 में हुआ। तुम लोग देखिएगा कितना ज्यादा इन लोग के ऊपर पिनलाइज किया गया है, तुम लोग को खुद गुस्सा आ जाएगा, ठीक है। तो ट्रीटी ऑफ वर्साइलेस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको जानना है, हमें एग्जाम में पूछता है कि कोई भी 2 या 3 पॉइंट बता दीजिए ट्रीटी ऑफ वर्साइलेस का। तो तुमको पता है जब भी कोई कंट्री जब वॉर में सरेंडर करता है उसको ट्रीटी साइन करना पड़ता है ना, कि हम ये नहीं करेंगे, हम ये नहीं करेंगे, हम हाँ। इतना पैसा देंगे, हम ये करेंगे, वो करेंगे। सो दिस इज बेसिकली आपका, आप हारने के ऊपर आप सिग्नेचर कीजिए कि हम हार गए। चलो प्रिया, रीड द टर्म्स ऑफ पीस। The Treaty of Versailles, 1919. The terms of peace were contained in 5 main territories. Here we would refer only to the Treaty of Versailles, which was signed on 28 June 1919 in the Hall of Mirrors at Versailles, France. The treaty refers to the agreement made with Germany, who was blamed for imposing a war on the Allies. The person who played an active role in framing the terms of the treaty included the British Prime Minister Lloyd George, President Woodrow Wilson of the United States, George Clemenceau, the French Premier, and V. Orlando of Italy. देखो अब इटली क्या है, अपना साइड चेंज किया था ना, इटली पहले जर्मनी साइड में था, फिर बाद में उसने स्विच करके वो चला गया एंटेने के पास में, फ्रांस के पास में चला गया, लेकिन इज्जत नहीं मिला। इज्जत मिलता है क्या? नहीं, है ना, आप भगौड़ा बनेंगे, आप अपना टीम को छोड़ के जाइएगा तो इज्जत नहीं मिलता है, ठीक है। तो इटली को भी इज्जत नहीं मिला, इसी के लिए इटली भी बाद में गुस्सा हो जाएगा और वो जर्मनी का साथ देगा सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, समझ में आ रहा है? तो गलती तो इटली का ही था, उसने क्या किया, टीम चेंज कर लिया लास्ट मिनट में, ठीक है। तो 4-5 एग्रीमेंट्स हुए थे, जनरली 5 एग्रीमेंट्स हुए थे, 5 मेन ट्रीटीज थे, लेकिन सारी ट्रीटीज तो हम लोग को पढ़नी नहीं है, हम लोग को यूपीएससी के लिए खड़ा नहीं होना, ठीक है। तो हम लोग को तो अपना आईसीसी के लिए तैयारी करना है, तो हम लोग खाली ट्रीटी ऑफ वर्साइलेस पढ़ेंगे, और ट्रीटी ऑफ वर्साइलेस में भी बहुत सारे पॉइंट्स है, लेकिन आईसीसी में बोलता है 2 या 3 याद करने के लिए, तो हम लोग 2-3 को ही करेंगे, लेकिन हम लोग तो यहाँ पे सारा ही रीड करेंगे, बिकॉज अभी हम लोग तो जनरल क्लासेस कर रहे हैं, तो वी नीड टू नो दिस, है ना। तो टर्म्स प्रोविजन ऑफ द ट्रीटी, द फॉलोइंग वर द मेन टर्म्स ऑफ द ट्रीटी। और तुम लोग, अगर तुम लोग को ये ट्रीटी समझना है तो सोच लो तुम लोग जर्मन्स हो, ठीक है। और प्रिया जो है वो तुम लोग को बता रही है क्या करना है, माने सी इज द विनर, और तुम लोग सब लूजर है यहाँ पे, समझ में आ गया? तो प्रिया बोल रही है ये करना है, अब तुम लोग अपने आप को जर्मन समझो, सारा जितना भी लोग को गुस्सा आना है ना, वो लोग अपने आप को जर्मन समझेगा, और प्रिया तुम लोग को प्रिया तो पूरे नेशनल एनिमी बन जाएगी भाई। नहीं भाई, मयंक सर बोल ठीक है, ये हम तुम लोग को सजा दे रहे हैं, ठीक है। सबसे पहला वार इंडेमनिटी। चलो, तो अनुरूप एंड प्रत्यक्ष उत्कर्ष एंड जितने भी यूट्यूबर है जिनको जर्मनी का साथ देना है, तुम लोग को ये करना पड़ेगा, तो तुम लोग को पता लगे कितना गुस्सा आएगा। चलो पढ़ो, वॉर इंडेमनिटी पढ़ो। War indemnity. The treaty declared Germany guilty of aggression. She had to pay a very heavy sum estimated at $33 billion as war indemnity to the Allies. Germany was to evacuate the places she had captured during the war. अनुरूप से हम 3300 मांग लेंगे तो वो लड़ लेगा हमसे। नहीं, $33 billion and we are talking in 1918। माने इमेजिन करो, $33 बिलियन उस जमाने में,
जितना क्या- उन्होंने रशिया से इंडिया लिया था उसका सर, इंडिया 5.5 का पूरा वेल से ज्यादा ही होगा ना। नहीं नहीं ऐसा, अरे पागल है क्या? लेकिन इट्स अ ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी। उस जमाने का तुम सोच भी नहीं सकता कितना अमाउंट ऑफ मनी है, ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी जो जर्मनी को देना है। माने उन लोगों ने इतना रुपया मांग लिया कि तुम 50 साल तक चुकाएगा ना तब भी नहीं चुका पाएगा। तो माने इसका क्या, इसका रीजन क्या था कि ये लोग नहीं चाहता था कि जर्मनी फिर से सर उठाए। दे वांटेड टू क्रश देम वंस एंड फॉर ऑल। समझ में आ गया? फिर अब उन लोग से उन लोग का रिसोर्सेज भी लूट रहा है, राइन वैली भी लूटेगा। पढ़ो। The Rhine Valley. The area of the Rhine Valley was to be demilitarized. Germany could not maintain or construct any fortification either on the left bank of the Rhine or on the right bank. To guarantee the execution of the treaty, the German territory west of Rhine was to be occupied by the Allied troops for 15 years. अब ये राइन वैली का एरिया स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस के लिए बहुत बहुत ज्यादा स्ट्रैटेजिकली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये लोगों को बोला तुम लोग ना लेफ्ट बैंक में कोई अपना मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट करेगा ना राइट बैंक में करेगा, उल्टा हमारे लोग खड़े रहेंगे ये देखने के लिए कि तुम कुछ करता है कि नहीं करता। माने हमारे घर में, हमारे घर के अंदर में पड़ोसी आके बैठ जाएगा, बोला तुम अपने घर में मैगी 15 नहीं बना साल के सकता, लिए। तुम अपने घर में मैगी नहीं बना सकता, और 15 हम आके साल देखेंगे कि तुम बना रहा है कि नहीं बना रहा है। समझ में आ रहा है? अनुरूप तेरे घर में आके आदित्य कनोई बैठ गया, ये तो संग में मैगी खाएगा उसके। आदित्य कनोई को भी याद कर लेना चाहिए ना, ही इज अ गुड बॉय, मजा आता है उसके साथ। नाइस जोक, गुड बॉय। चलो एल्सेस लोरेन। अब ये देखो, एक जमाने में फ्रांस ने ये हारा था जर्मनी को। आज बोलता है ना सबका टाइम आता है, आज फ्रांस लेगा जर्मनी से और प्रिंसिपल के संग इंटरेस्ट मिलेगा। चलो पढ़ो। Alsace-Lorraine and the Saar Basin. The treaty brought about some vital territorial rearrangements. France, for instance, got back Alsace-Lorraine, which she had lost in the Franco-Prussian War 1870 to 1871. To compensate France for the deliberate destruction of her coal mines by the Germans in 1918, she was given full ownership of the rich coal mines in the Saar Basin, a district adjoining Lorraine, for a period of 15 years. माने लोरेन तो वापस ले ही लिया, उसके बगल में एक सार बेसिन था जर्मनी का, वो भी ले लिया था इंटरेस्ट। बोला 15 साल अब यहाँ हम ही खुदाई करेंगे बेटा, अब हम लूटेंगे, तुमने बहुत ले लिया। जर्मनी के पास क्या रहेगा? वो खाली दुख, कुछ नहीं, दुख रहेंगे, दुख हमें हो। सर फिर ये हिटलर आया होगा तो वो तो कोई रूल फॉलो नहीं किया होगा, ये सब treaty तो हिटलर का हालत वैसा ही तब था तो वो कि वो बहुत बताएंगे ज्यादा हिटलर टाइम ने के क्या बाद। किया, वो सेकंड वर्ल्ड वॉर पढ़ेंगे तब बताएंगे हिटलर का कहानी। ठीक है, चलो अभी हम लोग ये कर ले फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जल्दी से, टाइम भी 7 मिनट्स लेफ्ट, इसको तो कंप्लीट करें। चलो। Schleswig. The fate of Schleswig, taken away from Denmark in 1864, was determined by a प्लेबिसाइट। प्लेबिसाइट का मतलब था Plebiscite. पीपल्स वोट। माने जब लोग बोलते हैं उनको क्या चाहिए, हम लोग लोगों से डायरेक्टली पूछते हैं और लोगों को जो करना होता है वही मानते हैं हम लोग, उसको प्लेबिसाइट बोलते हैं। ठीक है। The northern zone voted for incorporation in Denmark and the central zone voted for Germany. माने इनसे पूछा गया कहाँ जाना है, तो जिसको जो जहां जाना है वहां पर वो चला गया। ठीक है। यूफेन एंड मैलमेडी, जल्दी पढ़ो। ये सब बेसिक, Eupen and Malmedy. इसको तुम लोग याद मत करना। ठीक है, ये स्टेल्सविक वाला, यूफेन एंड मैलमेडी, ये सब तुम लोग को नहीं लर्न करना है। तुम लोग को अगर लर्न करना है 2-3 पॉइंट में, तो ये स्टार्टिंग का 3 पॉइंट तुम लोग कर सकता है। ठीक है, वॉर इंडेमिनिटी, द राइन वैली, एल्सेस लोरेन, ये वाला इंपॉर्टेंट है, ये कर लेना। ये 2 पॉइंट को तुम अवॉइड कर सकता है, इसको लर्न मत करना। यूफेन मैलमेडी, इंडिपेंडेंस ऑफ पोलैंड भी नहीं करना। नंबर 7 वाला करना, ये इंपॉर्टेंट है, नंबर 7, नंबर 8। ठीक है, चलो ये जल्दी जल्दी रीड कर लो। Independence of Poland. The newly created state of Poland got back all the territories she had lost in the war. Posen and almost the whole of West Prussia were also included in the Polish state. To provide Poland with a port, the German city of Danzig was internationalized. It was kept as a free city and placed under the protection of League of Nations. Trading rights to the city of Danzig increased Poland's wealth and resources. हाँ, तो इसी के कारण झमेला हुआ था ना पोलैंड के कारण, तो सेकंड वर्ल्ड वॉर में फिर से डैंजिंग को लेके झमेला होगा। द इमीडिएट कॉज जो होगा सेकंड वर्ल्ड वॉर का, वो डैंजिंग कॉरिडोर होगा, जिसको लेके ये यहाँ पे प्राइड का बात आ गया, सेल्फ रिस्पेक्ट का बात आ गया। तो हिटलर इसी को लेकर अटैक करेगा डैंजिंग कॉरिडोर के लिए, और इसके बाद ही हम लोग का सेकंड वर्ल्ड वॉर चालू होगा। तो ये पोलैंड वाला जो पॉइंट है ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, लेकिन लर्न नहीं करना। ठीक है, 2 पॉइंट करना है, ये 7 और 8 वाला कर लेना। पढ़ो। Germany lost all her colonies and overseas possessions. दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग, ओवरसीज पोजेशन। माने अपना कंट्री तो समझ नहीं रहा, जो दुनिया में जाके हमने लूटा है वो कल समझेगा। नहीं समझा? सपोज कर लो मेरा बहुत सारा प्रॉपर्टी इंडिया के बाहर में भी है,
अगर मैं इंडिया में ही हार गया तो मैं बाहर की प्रॉपर्टी कैसे बचाऊंगा? तो जिसको मिला वो लूटा आराम से। ऐसा ही तो होता है। नहीं समझा? जब तक तुम पावरफुल थे तुमने सब कंट्रोल करके रखा हुआ था, अब तुम हार गए तो जो तुम्हारी प्रॉपर्टी बाहर भी है वो भी लोग लूट रहे, खा रहे हैं, पी रहे, ऐश कर। चलो Besides territorial losses in Europe, Germany lost all her colonies and overseas possessions. Togoland and the Cameroon in West Africa were पार्टीशनड Part- बिटवीन ब्रिटेन एंड partitioned. फ्रांस। माने टोगो लैंड एंड कैमरून किसका प्रॉपर्टी था? जर्मनी का। उसको ये लोग आपस में बांट लिया। कौन बांट लिया? तो, ब्रिटेन और फ्रांस आपस में बांट लिया उसको। मैंने इनका पिताजी का चल रहा है, हमको दे दो। अब लूटे भाई, लूटेंगे आराम से, ठीक है। एंड जर्मन ईस्ट अफ्रीका वो शेयर बिटवीन ब्रिटेन एंड बेल्जियम। इसमें ब्रिटेन तो खाने में नंबर 1 है, कहीं पर भी मिलेगा अपना खाएगा ये लोग, खा खा के इतना पैसा वाला बना हुआ है लोग। ब्रिटेन एंड बेल्जियम। However, the Allied powers, Britain, France, and Belgium, held these territories as mandatories of the Leagues of Nations. Palestine and Mesopotamia, present-day Iraq, were also held by Britain under a mandate from League of Nations. माने कहीं ना कहीं हर जगह ब्रिटेन का कंट्रोल है, ठीक है। और अब देखो लॉलीपॉप क्या दिया है इन लोगों को। जर्मनी को पूछा था स्वयं क्या मिला जर्मनी को, ये देखो लॉलीपॉप, बोला ये ले लो। द जर्मनी आर्मी वॉज रेस्ट्रिक्टेड टू अ फोर्स ऑफ 1 लाख सोल्जर। बोला पूरा तुम्हारा आर्मी में खाली 1 लाख सोल्जर होगा। और 1 लाख सोल्जर क्यों छोड़ा पता है? कभी फ्लड आ गया, ठीक है, कभी कोई प्रॉब्लम हो गया तो वहां पे हेल्प करने के लिए। 1 लाख सोल्जर से क्या होता? कुछ नहीं, दे आर लाइक पीनट्स। समझ में आ गया? नेवी को खाली 15,000 आदमी को नेवी में दे दिया और खाली 36 शिप्स। 15,000 बहुत ही कम होता है। अरे कुछ नहीं है, 15,000 तो हमारा ऐसे ही सीआरपीएफ लोग सोता रहता है एवरीडे, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, ठीक है। एयरफोर्स वॉज टोटली बैंड। एयरफोर्स को तो खत्म ही कर दिया। ले लो, अब क्या करेगा सर? मतलब पैसा लूट लिया, आर्मी लूट लिया, हाँ। फिर रेवेन्यू जनरेटिंग सब कुछ लूट लिया, मतलब कुछ है ही नहीं उन लोगों कुछ है ही नहीं। और आदमी भी नहीं, लड़ भी नहीं सकता किसी से, उल्टा डर के जी रहा है। बगल वाला भी आके तमाचा मार के चला जाएगा, कुछ नहीं कर सकते। हाँ, 1 लाख सोल्जर से क्या ही कर लेगा। नो सबमरीन्स वेयर टू बी अलाउड। सबमरीन बोला अच्छा बहुत तुमको चल रहा था ना, यू बोट जा, सबमरीन बना ही नहीं सकता, वो भी छीन लिए, अब कर ले क्या करेगा, ठीक है। जर्मनी वाज सर लॉ ब्रेक किया तो क्या होगा? अभी तो हिटलर तो वही किया, और क्या किया हिटलर? क्या किया हिटलर? वही किया। जब हम लोग करेंगे ना वर्ल्ड वॉर 2 तब बताएंगे, मजा आएगा। जर्मनी वाज नाइदर टू मेक नॉट टू परचेज फ्रॉम आउटसाइड टैंक्स एंड आर्मर्ड कार्स। बाहर से खरीद भी नहीं सकता और घर में बना भी नहीं सकता। माने क्रिपल्ड कर दिया उन लोग का, हाथ पैर सब काट दिया उन लोगों को। सप्लाई ऑफ कोल, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। Germany had to supply huge quantity of coal to France, Italy and Belgium for 10 years free. फ्री कहाँ लिखा है? हम बोल रहे हैं फ्री, तो पैसा थोड़ा देगा। तो पैसा ही देना होता तो फायदा ही क्या, वही तो फ्री लूटो। और जर्मनी के अंडर में तो अपने पास नहीं बचा लेकिन क्या? एक चीज बोले सर, भिखारी हो फ्रांस गया तो सर ऐसे, जर्मनी तो। सर हाँ? फ्रांस भीख तो भी ले नहीं ही मांग लिया सकता, था वैसा लोग भिखारी है। कोल माइन, तो जर्मनी के पास कोल माइन। अरे क्या बात कर रहे बच्चा हैं? कुछ जो भी है, जो भी है, एक वो थोड़ी सब ना, ले लिया। जर्मनी का तो कोल अच्छा था, बहुत काफी अच्छा है। हमारा इंडिया में खाली रानीगंज में कोल थोड़ी है, इंडिया में तो बहुत जगह कोल है ना। द कंप्लीट इंडिपेंडेंस ऑफ बेल्जियम इंडिपेंडेंट हो गया, पोलैंड इंडिपेंडेंट हो गया, चेकोस्लोवाकिया इंडिपेंडेंट हो गया, ये सारे रिकॉग्नाइज भी किया जर्मनी ने सेपरेट कंट्री। द चेक्स गॉट सिल्सिया, बोहेमिया, मोविया एंड thus was created a state of Czechoslovakia. Serbia obtained Slovenic state of Slovenia, Bosnia, Croatia, Herzegovina and assumed the name of Yugoslovakia, जो हम लोग जानते हैं यूगोस्लाविया, with its capital है बेलग्रेड, ठीक है। तो ये सब काफी अपन को नहीं करना था डिटेल में, लेकिन ये खाली आपके नॉलेज के लिए। और फाइनली तो लीग ऑफ नेशन बना था, ठीक है। फाइनली द सर पर इन जो भी कंट्रीज है सर, सपोज बोस्निया, स्लोवेनिया, उन क्रोएशिया, उन लोगों के सेपरेट रिप्रेजेंटेटिव्स है यूएन में। हाँ, तो वो तो सेपरेट कंट्री बन गई ना। Sir, do we have to rejoin? नो वी डोंट हैव टू रीजॉइन, क्योंकि इसके बाद वाला फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ओके। ओके सर। उसके बाद फाइनली द एज अ कन्वीनिएंट द पैक्ट ऑफ लीग ऑफ नेशन वाज एडेड टू द ट्रीटी ऑफ वर्साइलेस। फिर उन लोगों को बोला आपको लीग ऑफ नेशंस भी में ज्वाइन करना पड़ेगा, ठीक है। तो क्रिटिसिज्म ऑफ ट्रीटी ऑफ वर्साइलेस का क्रिटिसिज्म अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। इसको क्रिटिसिज्म तो होगा ही ना, माने यहाँ पर तो तुमने एक कंट्री को इतना मजबूर कर दिया कि वो लोग कुछ कर ही नहीं सर सकता, सर्वाइव कैसे करेगा? भिखारी बना दिया जो भीख नहीं मांग सकता वैसे। एग्जैक्टली कुछ ऐसा ही हालत कर दिया उन लोगों का।
इसी के लिए फिर हिटलर, और हिटलर का आना जर्मनी के लिए अच्छा भी था। अगर हिटलर नहीं होता ना तो जर्मनी खत्म हो जाता। तो वी विल डिस्कस अबाउट इट इन द नेक्स्ट क्लास, मजा आएगा। ठीक है, मजा आया ना हिस्ट्री पढ़ के? वर्ल्ड वॉर 1 कैसा लग रहा है अभी? हाँ, बढ़िया। अच्छा लग रहा है। बढ़िया। हाँ, अच्छा लग तो रहा है। प्लीज सब्सक्राइब करना चैनल को, सब लोग अपना फ्रेंड्स लोग को बोलना, शेयर कर कर। दिया। ओके, हाँ, चलो बाय बाय, आई विल सी यू टुमारो। बाय सर। थैंक यू Bye. सर, Bye, बाय sir. सर। Thank you. बाय sir. सर, थैंक यू बाय सर। बाय एवरीबॉडी। बाय सर।